हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में आप बच्चों का वेलकम करता हूं। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे, सॉरी 3.5, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अभी तक बच्चों हमने दो मेथड पढ़े हैं। उस फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड हमने बच्चों किया है एलिमिनेशन मेथड। ये बच्चों दो मेथड हम पढ़ चुके हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये दो मेथड जो है बिल्कुल समझ में आ गए होंगे और इन पर आपको क्वेश्चन करने आते हैं। जो आज बच्चों हम जो क्वेश्चन जो मेथड है वो करने वाले हैं, उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो इन दोनों मेथड्स को आप अच्छी प्रकार से जानते हो, आपको क्वेश्चन सोल्व करने भी आते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस मेथड को। ये मेथड क्या है। एग्जांपल के तौर पर बच्चों सबसे पहले हम एक सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं। सिंपल इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की है। सपोज करो 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इस टाइप की दो हमने इक्वेशंस लिख ली। बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सोल्व करना जानते हैं। कैसे जानते हैं? अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होता तो हम क्या करते बच्चों, किसी एक इक्वेशन में से x से y की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में उसको रिप्लेस कर देते हैं। बट और अगर हमें एलिमिनेशन का यूज करना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के कोफिशिएंट को यानी कि x के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं या फिर y के कोफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं और वहां से हम उनको सोल्व कर लेते हैं। बट आज हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए आप बिल्कुल जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। बिल्कुल आसान तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, x के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको आप मार्क कर लीजिए। x के कोफिशिएंट को मार्क कर लीजिए इस प्रकार से साइन के साथ। ऐसे y के कोफिशिएंट को मार्क कर लीजिए और ऐसे कांस्टेंट टर्म को मार्क कर लीजिए। बस x के कोफिशिएंट को मार्क करना है, y के कोफिशिएंट को मार्क करना है और कांस्टेंट टर्म को मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, देखो अगर हम हमारे पास इस प्रकार की कुछ लाइंस दे रखी हैं तो बच्चों इन लाइंस को हम बोलते हैं रो और इन लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम। बच्चों इनको हम बोलते हैं रो, ये बोलते हैं कॉलम। तो बच्चों अगर हम ऐसे देखें इनको तो बच्चों इसको हम मानेंगे फर्स्ट कॉलम, इसको मानेंगे सेकंड कॉलम और इसको मानेंगे थर्ड कॉलम। आपको बस एक याद रखना है थोड़ा सा, क्या करना है, इसको हम फर्स्ट कॉलम मान लेंगे, इसको सेकंड कॉलम मान लेंगे, इसको थर्ड कॉलम मान लेंगे, बट साइन है जो है वही साइन रखनी है। जैसे अगर ये 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 7 अगर के सामने अगर नेगेटिव का साइन है तो 7 नेगेटिव है और 10 भी नेगेटिव का है। अब बच्चों हमारे पास क्या रूल होता है, ये लिखने के बाद आप ऐसे अपने मन में याद रख लीजिए कैसे भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक रूल लिखना है बच्चों। रूल आप नोट कीजिएगा। रूल क्या है? रूल है हमारा 2 3 1 2। रूल है 2 3 1 2। इस 2 का मतलब बच्चों क्या है, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। बच्चों रूल क्या है, 2 3 1 2। इसको हम 23/12 का मेथड बोलते हैं। जो 2 3 1 2, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। मतलब बच्चों में क्या करना है, जो सेकंड कॉलम की जो वैल्यूज है, जो सेकंड कॉलम की वैल्यूज आपको दिख रही है वो इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, वो इसके नीचे लिख देंगे 2 और 4, तो लिख देंगे बच्चों यहाँ 2 और यहाँ लिख देंगे 4। क्लियर? थर्ड कॉलम की वैल्यूज क्या है बच्चों, सेकंड कॉलम की वैल्यूज लिख देंगे 5 और 6। यहाँ पर थर्ड कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी -7 और -10। क्लियर? फिर फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज आ जाएगी 2 और 4 और फिर वापस से सेकंड कॉलम की वैल्यूज क्या, 5 और 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले काम क्या करना है,
कि हमें जो है इन जो दो इक्वेशंस दे रखी है इनके कोफिशिएंट्स को हमने मार्क कर लिया। ये हमारा कॉलम नंबर 1 है, ये हमारा कॉलम नंबर 2 है, ये हमारा कॉलम नंबर 3 है। हमें क्या करना है, एक रूल लिखना है जिसको हम बोलते हैं 23/12, यानी कि सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेकंड कॉलम की वैल्यूज यानी कि ये वैल्यूज, यहाँ लिख देंगे थर्ड कॉलम की वैल्यूज, यहाँ फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज और यहाँ फिर सेकंड कॉलम की वैल्यूज। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। कैसे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इस तरह से, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, यानी कि हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि मेथड का नाम ही हमारा क्या है बच्चों, मेथड का नाम हमारा क्या है, मेथड का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, ये लिखने के बाद ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जब भी हमारे पास ये इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास x है फिर y है। तो बच्चों पहले हम लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे x, उसके लगा देंगे नीचे डिवाइड। याद रखिएगा, x लिखेंगे, साइन नीचे उसके नीचे लगा देंगे डिवाइड, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे y और फिर डिवाइड और फिर 1/डिवाइड। यानी कि पहले क्या लिखना है, ये करने के बाद x लिखेंगे, उसके नीचे डिवाइड का साइन, फिर y लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन, 1 लिखेंगे, डिवाइड का साइन, इतना लिखकर छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो हमने क्रॉस किया है, देखो 5 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -50। वही वैल्यू आपको कहाँ लिखनी है, यहाँ पर -50। क्लियर। उसके बाद -7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -28, वो वैल्यू यहाँ लिखनी है आपको -28। क्लियर। फिर 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 12, वो लिखनी है आपको यहाँ पर। इतना काम आप सबको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू x के नीचे लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई किया ये y के नीचे और इनको मल्टीप्लाई किया 1 के नीचे। अब क्या करना बच्चों, इन सभी के आगे लगा देना माइनस, इन सभी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, और फिर लगा देंगे ब्रैकेट। क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। क्योंकि बार माइनस है बच्चों तो हमें साइन चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए। अब क्या करना है बच्चों, जैसे हमने इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाइप से, इस तरफ, इस साइड और इस साइड। देखिए क्या होगा, जब हम 6 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 42 आ जाएंगे। जब -10 को 2 से करेंगे तो माइनस के 20 आ जाएंगे। और जब 4 को 5 से करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, x बाय बच्चों ये क्या आ जाएगा, माइनस का 50 माइनस माइनस +42, y बाय में माइनस का 28 माइनस माइनस +20 और 1/12 माइनस का 20 है तो बच्चों ये आपका आ गया माइनस का 8। यानी कि x के नीचे आया -8, y के नीचे आया -8 और 1 के नीचे भी क्या आया, -8। अब क्या करना है, हमें इस फर्स्ट को और लास्ट को सोल्व कर लेंगे, सेकंड को और लास्ट को सोल्व कर लेंगे, ताकि हमें वैल्यू किसकी मिल जाए, x की। कैसे बच्चों, अब देखो फर्स्ट और लास्ट को सोल्व करते हैं तो x बाई -8 किसके बराबर आ गया, 1 बाई -8 के। अगर ये 8 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो क्या होता है, ये x इक्वल्स टू -8 बाई -8, यानी कि 8 1 8। तो बच्चों x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। ऐसे हम क्या करेंगे, जब सेकंड वैल्यू को सेकंड थर्ड से कंपेयर करेंगे, यानी कि y बाई -8 इक्वल टू 1 बाई -8, तो ये -8 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -8 बाई -8, 8 1 8, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई 1 और y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। और ये मेथड हमारा है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। होप है, उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे उसको हम। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। सबसे पहले क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारी, ax प्लस
नॉर्मल फॉर्म होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है, या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि ये जो आपको दे रखा है इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉलम 1 हमारे पास ये है, ये आपका कॉलम नंबर 2 और ये आपका कॉलम नंबर 3, आप देख रहे हो गया इसको, ठीक है, या हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ये कॉलम नंबर 1 हमारा, ये आपका कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। रूल क्या था हमारा, रूल था 23-12, रूल था बच्चों 2 3 1 2, यानी कि सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड कॉलम की वैल्यूज है वो उठा लो, सेकंड कॉलम की वैल्यूज है यहाँ पर बच्चों कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1, तो 1, 2, यानी कि ये 1 आ गया और ये क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही उसके बाद थर्ड कॉलम क्या है, माइनस के 5 और माइनस के 8, माइनस के 5 और माइनस के 8। उसके बाद फर्स्ट कॉलम 2 और 3, 2 और 3, और सेकंड कॉलम फिर से आ जाएगा 1 और 2। क्लियर है बात। हमें क्या करना है, कॉलम्स लेने हैं, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम की वैल्यूज आ गई, फिर थर्ड की आ गई, फिर फर्स्ट की, फिर सेकंड की। अब क्या करना है, वही काम करना है हमें क्या करना है, x डिवाइड बाय इक्वल टू y डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू -8, यहाँ आ जाएगा -8, 5 इंटू 3, यहाँ आ जाएगा -15, 2 इंटू 2, यहाँ आ जाएगा 4। उसके बाद क्या करना है, यहाँ माइनस लगाना है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। अब क्या करना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इधर इस साइड से यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो जब हम इधर करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 इंटू -5 -10, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -10, -8 को 2 से किया तो माइनस का 16, और 3 को 1 से किया तो 3। तो बच्चों यहाँ वैल्यू क्या जाएगी, x बाई -8 माइनस माइनस प्लस 10। क्लियर। उसके बाद y के नीचे क्या आ जाएगा, -15 प्लस 16 और 1/1। इतनी बात समझ आ गई। इसका मतलब ये वैल्यूज आपके पास, अगर मैं यहाँ लिख दूं इस वैल्यू को, यहाँ लिख देता हूं, तो x के y में क्या आ गया 2, y के y में क्या आ गया 1, और 1 के y में क्या आ गया 1। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे, अब x/2 को 1/1 से कंपेयर करते हैं, x/2 को अगर हम कंपेयर करें 1/1 से, तो 2 जाके मल्टीप्लाई, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। ऐसे ही अगर y/1 इक्वल टू 1/1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो आपको बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये जो मेथड है बहुत अच्छे प्रकार से समझ आ गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज हम करते हैं 3.5 बच्चों। जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। In case there is a unique solution, solve it by cross multiplication method। बच्चों ये आपको इक्वेशंस दे रखी है 3, इनमें से आपको ये क्या करना है, इनकी 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, किसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर किसी केस में अब बच्चों यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपको किस मेथड से सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो अभी आपको पता है कि जब हम सोल्व करते हैं तो आपको पता है कैसे चेक करेंगे कि किसी के इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट है। तो क्या करते हैं बच्चों, वही काम रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पहले में हमारे पास क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस में 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों a1/a2, तो देखिए a1/a2 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1/3 और b1/b2 की वैल्यू आ रही है -3/-9, यानी कि ये भी 1/3, और c1/c2 की जो वैल्यू आ रही है वो है -3/-2, यानी कि 3/2।
तो ऑन कंपेयरिंग हमें पता चला कि a1/a2 और b1/b2 बच्चों ये तो क्या आ गई आपके पास सेम आ गई, बट c1/c2 जो है वो सेम नहीं है। तो इसका साफ साफ ही मतलब है कि जो हमारी लाइंस है बच्चों, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी है? पैरेलल। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? नो सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया क्योंकि इसके सॉल्यूशन नहीं है तो हमें सोल्व करना ही नहीं है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका। अब जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है उसमें देखेंगे क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 3x - 5y 20 0, 6x माइनस में 10y इक्वल्स टू सॉरी इक्वल, ये 20 इधर आके नेगेटिव हो गया, 40 भी क्या हो गया इधर आके नेगेटिव हो गया। क्लियर? ये 20 इधर आके नेगेटिव हो गया। अब अगर कंपेयर करें a1/a2 तो वैल्यू है 3/6 यानी कि 1/2। अगर कंपेयर करें b1/b2 तो वैल्यू है -5/-10 यानी कि ये भी 1/2। और अगर c1/c2 कंपेयर करें तो -20/-40 ये भी वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो बच्चों लाइंस जो हमारी है, लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड हैव मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों इसके मेनी सॉल्यूशन है तो हमें इसको सोल्व नहीं करना, हमें तो तब यूज करना है जब बच्चों इसका क्या आ जाए? यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। आइए इसका थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता वहां पर यूनिक आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर थर्ड में आपको गिवन है x - 3y - 7। हमें गिवन है x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। अगर हम रेशियो को कंपेयर करें तो a1/a2 करें तो वैल्यू आ गई 1/3 जो कि यहाँ पर 1 है, और b1/b2 करें तो आ जाएगी -3/-3 यानी कि वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 और b1/b2 जो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो लाइंस है हमारी बच्चों, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हमारी वो है कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। अगर इंटरसेक्टिंग है देन दे हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो उनका क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब निकालते हैं इनको किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो काम वही करना है, हमें कॉलम्स बना लेनी है। अब कॉलम बनाएंगे तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास जो है सेकंड कॉलम हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा? थर्ड कॉलम हो गया। हमारे पास रूल क्या होता है? 23 द्वारा 2 3 1 2 यानी कि सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू लिखते हैं हम थर्ड कॉलम की। सेकंड कॉलम की वैल्यू लिखते हैं पहले। सेकंड कॉलम की वैल्यूज क्या क्या है? -3 फिर थर्ड कॉलम की वैल्यू लिखते हैं वो क्या? -7 और -15। फिर फर्स्ट कॉलम की लिखते हैं 1 और 3, और फिर सेकंड कॉलम की वैल्यू -3 और -3। बच्चों क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आपको कि हमें कोफिशिएंट्स जो हैं उनको हम कॉलम्स मान लेते हैं। सेकंड कॉलम पहली वैल्यू है जो कि -3, फिर थर्ड कॉलम की वैल्यू -7 और -15, फिर फर्स्ट कॉलम की 1 और 3, फिर सेकंड कॉलम की वैल्यू। अब क्या करना है बच्चों? वही काम सबसे पहले क्रॉस करना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, यहाँ ये मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? सबसे जो x डिवाइड बाय y डिवाइड बाय और 1 डिवाइड। बच्चों -3 को -15 से किया तो प्लस का 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -7 को 3 से किया तो माइनस का 21 आ जाएगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। और जब 1 को -3 से किया तो -3 आ जाएगा, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ लगाना है माइनस और ब्रैकेट, यहाँ माइनस और ब्रैकेट, और यहाँ माइनस और ब्रैकेट। अब काम क्या करना है? अब यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है आपको इस साइड में। अब आपको इस साइड में मल्टीप्लाई करनी है, तो इस साइड में जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? -3 को जब -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 × -7 + 21, तो बच्चों आपकी वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस का।
-15 को 1 से करोगे तो माइनस का 15 ही आ जाएगा, और 3 को -3 से करोगे तो माइनस के 9 आ जाएंगे। क्लियर? तो बच्चों ये वैल्यू आपके पास आ गई एक्स वाई। 45 में से अगर 21 को माइनस करेंगे बच्चों तो आपके पास ये बचेगा 24। यहाँ आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस के 21 और प्लस के 15, और 1/-3 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई है कि अब हमें क्या करना है वो देखिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से x के y में क्या आ गया हमारे पास 24, y के y में आ गया -6, और 1 के y में क्या आ गया 6। तो क्रॉस इसको सोल्व करेंगे तो x/24 की वैल्यू है 1/6, तो 24 उधर जाके अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा x = 24 × 124, और y में 6 यही रहने देते हैं तो 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसे ही इन दोनों को सोल्व करेंगे, y/-6 = 1/6, तो y की वैल्यू -6/6 यानी कि कैंसिल हो गई 1 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो तो आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई -1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस है सम नंबर 2 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर व्हिच फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। स्टेटमेंट को समझिए बच्चों, क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है a और b की, यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन के अंदर a और b है उसकी वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइंस जो है ना उनके क्या सॉल्यूशन दे रखे हैं मेनी सॉल्यूशन। आपको की पॉइंट कीवर्ड क्या दे रखा है, कीवर्ड आपका यही है कि सॉल्यूशन जो क्या है वो मेनी है। कीवर्ड आपका ये रहा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इससे क्या पता चलता है अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो क्या होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यही होता है ना, जब भी सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं तो रेशियो क्या होता है बच्चों सेम होता है। बस यही काम हमें इसमें करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी बच्चों कि 2x + 3y - 7 = 0, और ये क्या हो जाएगा a - b × x + a - b × y। ये इधर आके क्या हो जाएगा -3a - b और +2 = 0। अब कंपेयर करते हैं, a1 की जगह यहाँ पर है 2, बाय में a2 की जगह पर है यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी कि जो कि है a - b = b1 की वैल्यू बच्चों है 3, और b2 जो कि y का कोफिशिएंट है, y की जो मल्टीप्लाई में पड़ा है वो है a + b, और लास्ट में हमारे पास c1 की वैल्यू है -7, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म बची वो पूरी की पूरी यानी कि -3a - b + 2। क्लियर? अब बच्चों जैसे हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कि जब भी हमारे पास तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो हम फर्स्ट को इसके साथ सोल्व करते हैं और सेकंड को इसके साथ करते हैं ना, यानी कि पहली वैल्यू को इसके साथ सोल्व कर लेते हैं और इसको इसके साथ सोल्व कर लेते हैं। तो जो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को सोल्व कर लो, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व कर लो, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास इसके 3 मेथड है बच्चों। पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लो, फिर आप इन दोनों को सोल्व कर लो, और फिर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास जो है आंसर्स आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, मैं सोल्व करता हूं। सबसे पहले इन दोनों को देखो बच्चों, जब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए इन दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास 2/a - b और 3/a + b है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास होगा 3a - 3b और 2a + 2b। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम कर लेते हैं, इस 2a को अगर इस साइड लेते हैं तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पड़ा है 2b, और इस 3b को उस साइड लेके जाएं तो +3b हो जाएगा। यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये जो 3b मेरे पास है, ये इसको सोल्व किया तो 3a - a 2a, ये बच गया a बच्चों,
3 में से अगर 2a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा a, 2b प्लस 3b क्या आ गया 5b। ये आपकी आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं नेक्स्ट टू पेयर को। जब इस पेयर को सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यही आपको करके दिखा देता हूँ इस पेयर को सोल्व करके इस प्रकार से। देखिए जब हम 3 को -3 से करेंगे तो माइनस का 9a, 3 को -b से करेंगे तो माइनस का 3b, और 3 को 2 से किया तो बच्चों 6 आ जाएगा। -7 को a से किया तो माइनस का 7a और माइनस के 7b। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, पहले हमें इन दो को सोल्व करना है, फिर इन दोनों को सोल्व करना है। अब चाहिए तो इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमें दो ही इक्वेशन चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हम माइनस के 9a, ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, ये 7a इधर ले जाएंगे तो प्लस का 7a हो जाएगा, और इन दोनों को उधर ले जाओ, यानी कि हमारे पास यहाँ है 7b, ये 3b उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और 6 हो जाएगा माइनस का। इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा, यहां हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 2a, उधर हमारे पास तो माइनस का 7b है और प्लस का 3b है, तो माइनस के हमारे पास बच जाएंगे 4b माइनस 6। जहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए a की जो वैल्यू है बच्चों वो है 5b, तो बस आप क्या करो, a की वैल्यू को यहाँ क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो a की वैल्यू है वो यहाँ रिप्लेस हो जाएगी। जैसे ही हम a की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे, देखिए क्या होगा, तो बच्चों a की वैल्यू यहाँ रिप्लेस होगी इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या होगा देखिए -2 इंटू 5b, क्लियर, इक्वल्स टू माइनस के 4b माइनस 6। तो ये हो गया आपका माइनस का 10b। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये आपका आ गया माइनस का 10b इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 4b माइनस 6। इस 4b को आप इसे लेके आओ तो माइनस के 10b प्लस 4b इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस के 6b इक्वल्स टू माइनस 6, और b की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के 6 बाई माइनस 6, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, और b की वैल्यू को वापस यहाँ रिप्लेस कर दोगे इस इक्वेशन के अंदर में, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1, यानी कि a इज। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो बच्चों इस वीडियो को रिवर्स करिए और आराम से एक एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, हमें क्या बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको पता है बच्चों, हम जब भी सॉल्यूशंस निकालते हैं तो अब जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन होती है जब भी लाइंस पैरेलल होती है, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल होते हैं और c1 बाई c2 इक्वल नहीं होते। तो आइए इसको अगर हम सोल्व करें, तो आप अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, ये बन जाएगी हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये 2k प्लस 1 है। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो 2k भी माइनस का हो जाएगा और 1 भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 0। या फिर हम ऐसे इसको कर लेते हैं बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। ये बन जाएगी हमारे पास 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और ये माइनस का 2k और ये माइनस का 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। बच्चों में पहली इक्वेशन ये थी, 2k प्लस 1 थी, ये 2k इधर आके माइनस का हो गया, 1 भी इधर आके। अब रेशो को कंपेयर करते हैं फटाफट से देखते हैं बच्चों। यहाँ पर a1 की वैल्यू है 3 और यहाँ पर a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, कंपेयर कर दिया, इक्वल टू b1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर वैल्यू है k माइनस। अब बच्चों जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए पैरेलल का, यानी कि नो सॉल्यूशन का, तो बस हमें इन दोनों को ही कंपेयर करना होता है, आगे वाली वैल्यू का हमें कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो नॉट इक्वल टू का साइन आएगा बच्चों, तो नॉट इक्वल टू हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। ये वो सिर्फ केस इंटरसेक्टिंग में लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख देते हैं वैसे, लेकिन हम इनका कोई यूज नहीं करना, वैसे भी नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पर -1 बाय -2 के -1। क्लियर। तो इन दोनों फर्स्ट को सोल्व करते हैं तो क्या होगा 3k -3 और 2k -1, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से किया, तो ये 2k इस साइड ला जाएगा, तो 3k माइनस का 2 हो गया, 2k हो गया, और ये माइनस का 1 और 3 इधर आके क्या हो गया प्लस का। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, 3k में से 2k माइनस करेंगे तो क्या बचेगा k, और वैल्यू क्या आ गई k की 2। तुम्हारा आंसर क्या आ गया बच्चों, k की वैल्यू क्या है 2 है। अगर k की वैल्यू 2 होगी तो इस इक्वेशन के क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बच्चों ये तो हुआ कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और ये पूछ लिए विच वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर अगर ये पूछ ले कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों को सोल्व कर लो। अगर क्या ये पूछे कि क्या नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो, देखो -2k -1, क्योंकि इसको इससे किया ये आ गया, और बीच में साइन जो है वो नॉट इक्वल टू का है, और यहाँ पर k -1 को -1 से करेंगे तो -1 इंटू के माइनस का k, और -1 को -1 से किया तो +1, ये k इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2k माइनस का प्लस के हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू 1 ये इधर जाके होगा, तो जो माइनस का 2k प्लस k माइनस का k और नॉट इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी कि कहने का मतलब k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए -2, k की वैल्यू 2 होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए -2। बाकी इसका कोई यूज नहीं है, हमें इसको हमें नहीं करना है बच्चों, ज्यादा बर्डन नहीं लेना। आपको जब भी नो सॉल्यूशन का आंसर आए तो सिर्फ आपको फर्स्ट 2 को सोल्व करना है और आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन देखिएगा सम नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है। जो सम नंबर 3 है बच्चों, एक सिंपल सी इक्वेशन है, उसको 2 मेथड से करना है, एक एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वो आप नोटबुक में से देख के कर लीजिएगा। हम सम नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, वो देखिए आप, ये पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। बच्चों क्या है कि हॉस्टल चार्ज है उसका कुछ पार्ट जो है वो फिक्स है, यानी कि जैसे बच्चों आप जब हॉस्टल में जब एडमिशन लेते हैं, जब कॉलेज में आप हॉस्टल अलॉट होता है, तो हॉस्टल का जो चार्ज होता है बच्चों फिक्स होता है, ठीक है बच्चों। तो उसका जो एक पार्ट है वो फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और जो बाकी उसका जो चार्ज है इस बात पे डिपेंड करता है वो कितने दिन जो है फूड लेता है, खाना लेता है मेस के अंदर। यानी कि बच्चों आपने जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया, आपको हॉस्टल चार्ज लगेंगे 500 रुपीज सपोज करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी दिन आप रहोगे वहाँ, यानी कि आपने आज से स्टार्ट किया तो आज से लेकर 1 मंथ का आपका जो चार्ज है, मंथ का चार्ज है, यानी कि वो जो 500 वो लग गया। उसके बाद अगर आप आज खाना खाते हो तो आज का चार्ज लगेगा, कल खाते हो तो कल का लगेगा, अगर नहीं खाते हो तो आपको हॉस्टल चार्ज देने पड़ेंगे। बस जितने भी दिन आप फूड अलग लोगे उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। When a student A takes food for 20 days pays ₹1000, कहता है कि एक बच्चा A है, स्टूडेंट A है, अगर वो 20 दिन जो है वो फूड लेता है तो उसने 1000 रुपए जो है पे किए हॉस्टल चार्ज के रूप में एज हॉस्टल चार्जेस। Whereas a student B who takes food for 26 days, और एक स्टूडेंट है B जिसने 26 दिन 26 डेज जो है वो फूड लिया, उसने कितने रुपए पे किए ₹1180, यानी कि 1180 रुपए एज हॉस्टल चार्जेस। तो बताना है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ द फूड पर डे। आप क्वेश्चन को नोट करना बच्चों। उसके बाद देखो सिंपल सी चीज है कि मान लेते हैं हम लेट कर लेते हैं, लेट जो हमारा फिक्स चार्ज है रुपीज हम मान लेते हैं x, एंड चार्ज फॉर ईच डे हम मान लेते हैं बच्चों ₹y। हम फिक्स चार्ज को मान लेते हैं x रुपीज, और चार्ज पर डे यानी कि ईच डे का चार्ज का मान लेते हैं y। अब देखिए जब स्टूडेंट A ने, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल से 2 इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास कि जब स्टूडेंट A जो है वो 20 डेज अगर खाना लेता है, फूड लेता है, तो उसने कितने रुपए पे किए बच्चों 1000। अब जैसे उसने हॉस्टल में एंट्री की तो x रुपए यानी कि फिक्स तो चार्ज उसका लग गया, यानी कि x तो उसने दी। अब अगर एक दिन वो खाना खाता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं y। उसने खाना कितने दिन खाया 20 दिन, तो उसने कुल मिलाकर कितने रुपए दिए होंगे 20y। क्लियर। ये तो फूड चार्जेस होगा बच्चों, ये आपके पास का होगा हॉस्टल चार्जेस, और कुल मिलाकर कितना हुआ
1000। ये आपका बच्चों फूड चार्जेस है 20 डेज का, और ये आपका हॉस्टल चार्ज है जो एक पार्ट जो फिक्स है, ये फिक्स आपका चार्ज लग गया, और ये फूड का हो गया, और कुल कितने हो गए 1000 रुपए। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 मान लेंगे। ऐसे बच्चों स्टूडेंट बी है, उसने भी x रुपए तो दिए होंगे, क्लियर सी बात है, और उसने जो फूड लिया है वो 26 डेज लिया है, यानी कि अगर वो एक दिन का y रुपए देता है तो 26 डेज का कितना देगा 26y, और उसने कुल मिलाकर कितने रुपए दिए 1180। क्लियर बच्चों। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, इनको सोल्व करना है। अब आपके पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब आपकी मर्जी है कि आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप किसी मेथड से करो, कोई मैटर नहीं करता। तो बच्चों हम सिंपल जो है इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। आपको दिख रहा है दोनों इक्वेशन में x जो है वो सेम है बिल्कुल, यानी कि वेरिएबल हमारा क्या है सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। जब में इस क्योंकि जब दोनों के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। क्लियर। यानी कि मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा कि x + 20y = 1000 और x + 26y = 1180। तो फर्स्ट में से सेकंड को जो माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, तो बच्चों यहाँ बचा माइनस के 6y और यहाँ बचा माइनस का 180। तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 180 बाय -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 18, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 30। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो आ गई 30 रुपीज, यानी कि y इज 30। y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, x + 20 × y की वैल्यू 30 = 1000, तो x प्लस ये आपका हो गया 600 = 1000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000 - 600 और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 400। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, फिक्स चार्ज जो रुपए x था हमारा, तो फिक्स चार्ज हमारा ₹400 और चार्ज पर डे का आ गया 30। ये लाइन बच्चों आप लास्ट में लिखिए ना, ठीक है। यानी कि हमारे पास पर डे का चार्ज आ गया 30 रुपीज और फिक्स चार्ज आ गया ₹400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सेकंड पार्ट इसका, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, लेट कर लेते हैं कि लेट सो हमारा न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन है उसको हम क्या मान लेंगे x, एंड जो हमारा डेनोमिनेटर है उसको क्या मान लेंगे y, देन हमारी जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी x/। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली चीज क्या दे रखी है कि अगर हम ये फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाती है, उसकी वैल्यू 1/3 होती है, इट बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। यानी कि न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि x में से अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, y का तो कुछ नहीं था तो y एज इट आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 3x - में 3 = y। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये हमारे पास क्या हो गया 3x - y = 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे इसको। क्लियर, ये y आपका इधर आ गया, 3 उधर चला गया। क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट का जो इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to denominator। अब कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर 8 ऐड कर दें, यानी कि इस बार क्या है x तो एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया 8, और ये क्या बन गई 1/, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x = y + 8, तो यहाँ से 4x - y = 8 आ गई। ये आपकी बच्चों सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेम है, तो बस कुछ नहीं करना, इसके नीचे लिखो इसको 3x - y = 3। दोनों का जो साइन है बच्चों सेम है, जो साइन है -y, यहाँ भी -y। जब भी दोनों का साइन सेम हो
तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जैसे बच्चों अगर आपके पास ऐसा हो 2x बाय और 2x, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट। अगर बच्चों एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो ऐड कर देंगे। क्लियर? अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साइन चाहे पॉजिटिव हो साइन चाहे नेगेटिव हो, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ देखिए y के आगे 1 होगा, ये भी -1 है और ये भी -1 है, सेम साइन के हैं तो माइनस कर देंगे, यानी कि ये अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 4x में से 3x गए x, और 8 माइनस में 3 5, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 5, x इज 5। अब x की वैल्यू आप यहाँ रख दो, यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू तो क्या होगा देखिए 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये आपका होगा 8 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि कुल मिलाकर 8, ये 3 इधर आ गया माइनस का, वाई उधर चला गया प्लस का, यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5, सॉरी 3 इंटू 5 सॉरी 15, ये आपकी वैल्यू आ गई 15, तो 15 माइनस में 3 तो y की बच्चों वैल्यू आ गई 12। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आ गई, जो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12। देखिएगा दोबारा से कि x की वैल्यू 5 आ गई तो वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 15 माइनस में y इक्वल टू 3, ये 3 इधर आया और y उधर चला गया, तो ये आपका हो गया 12, तो y इक्वल टू 12, और आपकी जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगी 5/12, फ्रैक्शन इज 5/12। तो आइए बच्चों नेक्स्ट एक मॉडर्न क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यस ने एक टेस्ट के अंदर 40 मार्क्स स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसने 40 मार्क्स टोटल अटेंड किए, उसको 40 नंबर मिले। अगर उसने कोई क्वेश्चन सही किया होगा तो उसको कितने मार्क्स मिले थे 3 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और उसने बाई चांस कोई क्वेश्चन गलत कर दिया होगा तो उसको 1 मार्क्स उसका जो है वो लूज हो गया, कम हो गया, यानी कि उसको नेगेटिव मार्किंग दी गई। सिंपल सी बात ये है, had 4 marks been awarded for each right answer and 2 marks been deducted from each wrong answer, then yes would have scored 50 marks। अब ये कह रहा है कि अगर सही आंसर की जो है सही आंसर अगर वो देता तो पहले उसको 3 मिल रहे थे और एक उसका काटा जा रहा था, यानी कि 3 सही करने पर और एक रॉन्ग करने पर, -1 उसको रॉन्ग करने पर मिल रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसको सही के मिलते 4 मार्क्स, यानी कि अगर वो सही करता तो 4 मार्क्स मिलते, एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और जब उसका आंसर रॉन्ग होता तो 2 काट लिए जाते हैं, तो उसके मार्क्स कितने आते 50 आते। तो आपको बताना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट के अंदर। सिंपल सी चीज बच्चों कि मान लो आपके पास एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में 40 नंबर जो है वो यस के आए, अगर उसने कोई क्वेश्चन सही किया तो 3 नंबर मिले, गलत किया तो -1 उसको मिला, यानी कि उसके नेगेटिव मार्क्स हुए। अगर क्वेश्चन ये था और बाद में ये बोला गया कि अगर उसको सही के लिए 4 नंबर मिलते और गलत के लिए उसके 2 काट लिए जाते हैं तो उसको कितने नंबर मिलते हैं 50। तो आपको बताना है कि क्वेश्चंस कितने थे। तो सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, बच्चों मान लेते हैं कि जो उसने राइट आंसर दिए वो x थे एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर है वो क्या मान लेते हैं y। सिंपल सी बात, उसने x आंसर जो है वो सही दिए राइट दिए और y आंसर क्या दिए रॉन्ग दिए। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन क्या होगा कि अगर एक राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिलते हैं बच्चों, तो उसने कितने सही आंसर दिए x, तो उसको कितने मार्क्स मिले 3x, ये मिले सही के लिए। अगर उसने y आंसर रॉन्ग दिए और एक
आंसर का 1 मार्क्स अगर काट लिया जाता है तो y अंश के y इंटू 1 y ये काट लिया, तो काटने का मतलब क्या हुआ, जो राइट्स थे उनमें से माइनस कर देंगे, यानी कि ये सही आंसर और ये रॉन्ग आंसर, यानी कि ये सही मार्क्स आ गए तो ये रॉन्ग मार्क्स आ गए, तो सही में से जब कुछ माइनस कर देंगे तो कुल मिलाकर उसको कितने मिले, 40 नंबर मिले। आप 1 लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझाई? क्या हुआ कि अगर वो एक सही आंसर के अगर 3 मार्क्स उसको मिलते हैं तो x सही आंसर के उसको मिल जाएंगे 3x, 3 इंटू एक्स। और अगर वो y आंसर गलत करता है और एक आंसर के 1 मार्क काट जाते हैं तो y इंटू 1 y, ये y आपके काट लिए गए, यानी कि ये आपके राइट आंसर के मार्क्स, काटने का मतलब नेगेटिव यानी कि माइनस कर देंगे y, और कुल मिलाकर कितने हुए, 40। ऐसे ही हमारे पास ये इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट बच्चों। सेकंड देखिए, अब क्या है, अगर उसको सेकंड पार्ट यहां से है कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलते हैं सही के लिए और 2 मार्क्स उसके काट लिए जाते हैं, जब उसका क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 50। यानी कि इस बार अगर एक क्वेश्चन का उसको 4 मार्क्स मिलता है सही करने का, तो x क्वेश्चन से कितने मिलेंगे, 4x, और अगर गलत करने का उसको 2 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स मिलते हैं तो उसने y क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग किए हैं तो कितने काट लिए जाएंगे, 2y, और कुल मिलाकर कितने मिलेंगे उसको, 50। ये आपकी बच्चों इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों को बस सोल्व करना है। तो ये कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x माइनस में y इक्वल टू 40, 4x माइनस में 2y इक्वल टू 50। क्लियर? अब हमें क्या करना है, देखिए अगर हम इसको इसमें एलिमिनेशन रूल लगाते हैं, देखिए तो क्या होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो सेम कर लेंगे। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर इक्वेशन 1 को, सॉरी इक्वेशन ये 1 है हमारे पास, अगर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगी 2 3 जा 6x माइनस के 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू 40 80, ये एज इट इज लिख देंगे इसके नीचे 4x माइनस में 2y इक्वल टू 50। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये पहले से 2y है। अब दोनों के साइन देखो बिल्कुल सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये आपका कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 2x इक्वल्स टू 30, 2x की वैल्यू क्या बची 30। अगर 2x की वैल्यू अगर 30 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/2, x की वैल्यू आपके पास 15, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 15। x की वैल्यू आप आपकी मर्जी है, यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, मैं यहाँ रख देता हूँ x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन के अंदर, सपोज करो हम यहाँ रख देते हैं x की वैल्यू, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, 3 इंटू, तो ये हो गया 45, 40 तरह के नेगेटिव हुआ और इक्वल टू में क्या आ गया y। क्लियर? यानी कि ये वैल्यू आ गई 5 इक्वल टू y। तो बच्चों आपके पास क्या हुआ, जो नंबर ऑफ राइट आंसर्स हैं वो तो आ जाएंगे 15 और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर है वो कितना आ जाएंगे 5। यानी कि उसमें 5 क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन है बच्चों वो तो क्या किए, सही किए, और 5 क्वेश्चन है वो क्या कर दिए, गलत कर दिए। आप क्रॉस चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, x को वैल्यू पुट करो यहाँ पर 15 इंटू 3 45 माइनस 5 45 माइनस 5 40, ठीक है। यहाँ पर पुट करो 4 इंटू 15 60, 2 इंटू 5 10, 60 माइनस 10 50। तो बच्चों आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है।